आज हम लोग 11वीं क्लास का बायोलॉजी सब्जेक्ट पढ़ेंगे एनसीईआरटी बुक से, इसमें कई यूनिट है। फर्स्ट यूनिट में डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, इसको पढ़ेंगे। सजीव जगत में विविधता, विविधताएं क्या है? वेरिएशंस। अलग अलग जीव अलग अलग प्रकार के होते हैं, उन सब जीवों में जो भिन्नता होती है उसी को डाइवर्सिटी बोलते हैं बायोलॉजी में। तो कितने प्रकार के जीव होते हैं, सभी जीवों को कैसे अध्ययन करेंगे, उनमें क्या क्या विभिन्नताएं हैं, उसका अध्ययन करने के लिए हमको इस चैप्टर को समझना जरूरी है। डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, ये जो वर्ल्ड है, वर्ल्ड ये जो दुनिया है, दुनिया में लिविंग और नॉन लिविंग दोनों चीज़ होते हैं। मतलब क्या हुआ कि सजीव और निर्जीव दोनों है। लेकिन बायोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं? बायोलॉजी में पढ़ते हैं लिविंग वर्ल्ड के बारे में, जो जिंदा जीव है, जो सजीव है, सजीवों का जो दुनिया है, जीवित प्राणियों का जो दुनिया है, उसको कहते हैं लिविंग वर्ल्ड। और इसमें क्या डाइवर्सिटी है उसको हम लोग जानेंगे। जैसे देखो, मान लो ये पेन है, ये फैक्ट्री में बनता है, तो इस कंपनी का ये पेन जितना भी बना है वो सब सिमिलर है। अगर 2 पेन रख देंगे, 4 पेन, 10 पेन रख देंगे तो अंतर करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये नॉन लिविंग थिंग्स है, फैक्ट्री में बना है। ये अलग अलग वैरायटी का बनाएगा तो कितना कुछ इसका अनलिमिटेड नहीं बना सकता है, कुछ लिमिट होगा। लेकिन प्रकृति ने, ईश्वर ने, या जिसने भी दुनिया को बनाया लिविंग वर्ल्ड, हर जीव अब अन्य से अलग होता है। हमें यहाँ पर 10 बच्चे हैं, 10 बच्चे को अगर आप 2 बच्चे हैं, 2 वे में आपस में तुलना करेंगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा। कुछ फंक्शंस मिलेगा लेकिन कुछ ना कुछ उसमें विभिन्नताएं जरूर होगी। तो यही डाइवर्सिटी है। बायोलॉजी शब्द से हम क्या समझते हैं, क्या इसमें करते हैं? बायोलॉजी, बायो में मतलब जीवित प्राणी, और उसका लॉजी मतलब लोगस, अध्ययन करना, स्टडी करना। इट इज़ द साइंस ऑफ लाइफ फॉर्म। बायोलॉजी क्या है? बायोलॉजी एक साइंस है, किसका? लाइफ फॉर्म का, जो सजीव का फॉर्म रूप होता है। एंड लिविंग प्रोसेसेस, लिविंग प्रोसेस, जो जीवित प्राणी होता है उसका जो एक कार्यकलाप होता है, जिन्हें का एक प्रोसेस होता है, कंप्राइजेज लिविंग वर्ल्ड, वो सब मिल करके एक लिविंग वर्ल्ड की रचना करते हैं। मैटर या मटेरियल कितना होता है? इनएनिमेट और एनिमेट, 2 तरह के मैटर होते हैं। अभी जैसे बोले ना निर्जीव और सजीव, तो निर्जीव को इनएनिमेट कहा गया और सजीव को एनिमेट कहा गया। एनिमेट को ही लिविंग वर्ल्ड का, लिविंग प्राणी कह सकते हैं, और निर्जीव को नॉन लिविंग। तो इनएनिमेट जो होते हैं वो नॉन लिविंग होते हैं, निर्जीव होते हैं। एनिमेट जो होते हैं वो लिविंग होते हैं, सजीव होते हैं। इसी को हमारे यहाँ पुराणों में कहा गया है जड़ और चेतन। जड़ कहते हैं जो जड़ पदार्थ, जो भौतिक वस्तुएं हैं, भौतिक वस्तु भी कहते हैं। और जिसमें चेतना होती है, जो कॉन्शियसनेस होता है, जीव होता है, उसको चेतन कहते हैं। तो जड़ और चेतन उदाहरण क्या है जड़ का? जैसे कि वाइंड है, सी है, फायर है, अर्थ है, मिट्टी है, कुछ भी चीज़ है, जो कुर्सी है, टेबल है, घर है, ये सब नॉन लिविंग थिंग्स है। लेकिन लिविंग में क्या हो जाएगा? प्लांट्स, एनिमल्स, जितने भी प्लांट्स हैं, जितने भी एनिमल्स हैं, जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, सब के सब जितने जीवित प्राणी हैं वो एनिमेट हैं, लिविंग एनिमल्स होते हैं या लिविंग प्राणी है। सिस्टमेटिक एंड मोनूमेंटल डिस्क्रिप्शन, जितने भी जीव हैं इसमें सबका अध्ययन करने का कुछ तरीका होगा। सबके बारे में कैसे हम जान सकते हैं? कुछ विशेष प्रक्रिया अपनाया जाता है उसका। तो उसको जो है सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ने का और मोनूमेंट बनाने का, उसका एक जो है ऐसा हम डिस्क्रिप्शन बनाएं, ऐसा बुक लिख दें या उसका ऐसा डाटा बना दें जो फ्यूचर में भी अन्य लोगों को, हमारे नेक्स्ट जनरेशन को काम आए। तो वो जो मोनूमेंटल डिस्क्रिप्शन होते हैं ऑफ लाइफ फॉर्म, वो कैसे होगा? वो होता है बाय डिटेल सिस्टम ऑफ, कुछ सिस्टम है, डिटेल से उसको अप्लाई किया जाता है। क्या क्या है? फर्स्ट है आइडेंटिफिकेशन, पहचान करना। हम प्रकृति में जब देखते हैं, अचानक हमारे सामने कोई जीव आ गया तो उसको हम पहचानते हैं, ये जीव हमने पहले देखा है कि नहीं। अगर देखा है
तो जो हम किसी व्यक्ति को देखते हैं, मानव को देखते हैं, मानव को हमने देखा है, समझ जाते हैं, पहचान जाते हैं ये मानव ही है। घोड़े को देखे हुए हैं, किसी भी घोड़े, अन्य घोड़े को देखेंगे कहेंगे ये घोड़ा ही है, पहचान जाएंगे हम। तो ये आइडेंटिफिकेशन है। लेकिन अगर हम नहीं पहचान पा रहे हैं वैसे जीव को कि ये क्या है, तो इसका मतलब है कि वो नया जीव है। नया जीव है तो फिर क्या करेंगे, उसको नोमेनक्लेचर, उसका नामांकन करेंगे। ये इसका क्या नाम होना चाहिए, ये क्या जीव है, इसमें क्या खासियत है, क्या विशेषता, उसे गुण को अध्ययन करके उसका नाम रखेंगे, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन, और उसको क्लासीफाई कर देंगे। एक ग्रुप है बना हुआ कि ये उस क्लासिफिकेशन में, उसमें से वो कहाँ पर सेट कर रहा है, किस ग्रुप में वो आ रहा है, वो क्लासिफिकेशन करेंगे। ये सिस्टमेटिक अध्ययन है। क्या क्या है, पहला आइडेंटिफिकेशन, फिर नोमेनक्लेचर, और उसके बाद उसका क्लासिफिकेशन। इसको भी हम लोग पढ़ेंगे। स्टडीज बेस्ड ऑन, इसका जो स्टडी किया जाता है किस पर बेस्ड होता है, रिकॉग्निशन ऑफ शेयरिंग सिमिलरिटीज, रिकॉग्नाइज करना, पहचानना, क्या क्या सिमिलरिटीज। जब ग्रुपिंग करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं, तो एक ग्रुप में एक जैसे लक्षण वाले जीवों को रखा जाता है। जैसे कि अगर हम कह दें काव, अगर कह दें गाय, तो गाय का मतलब क्या है, दुनिया में जितने भी प्रकार के गाय वाला जो लक्षण है उस सारे जीव उसमें आएंगे। मतलब एक गाय के बारे में अगर हम बोल रहे हैं तो वो नियम सभी गाय पर लागू होगा। तो वो शेयरिंग ऑफ सिमिलरिटीज पर आधारित होता है। वो सिमिलरिटीज शेयर करता है किस में, अन्य जीवों के साथ में, एक ग्रुप के, उसको पहचानते हैं हम, वही लक्षण खोजते हैं उसका। कैसा वो सिमिलरिटी होता है, हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली, अपने जनरेशन में होता है, और वर्टिकली हो गया ऊपर और नीचे। कौन कौन ऊपर नीचे होता है, ऊपर में हमारे पेरेंट्स होते हैं, पेरेंट्स के भी पेरेंट्स होते हैं, वो ऊपर जनरेशन हुआ, और नीचे क्या हुआ, हमारे चाइल्ड, उसके चाइल्ड, उसके चाइल्ड, ये जनरेशन होता है। तो ये कह रहा है कि वर्टिकली ऊपर से नीचे उससे हम लक्षण चलता है, और हॉरिजॉन्टली क्या हुआ कि एक ही भाई बहन में एक समय में जो जीवित प्राणी है उसके बीच में सिमिलरिटी होता है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितने भी जीवित प्राणी हैं, ऑर्गेनिज्म जो हैं, आर रिलेटेड टू ईच अदर, सभी एक दूसरे से कुछ न कुछ मामला में ज़रूर ही जुड़ा हुआ है। सभी प्राणी जो है वो सेल से बना हुआ है, सेल का फंक्शन सभी में एक जैसा है। फ्रॉम पास्ट टू प्रेजेंट, पास्ट से लेकर के अभी तक जितने भी प्राणी धरती पर हुए हैं वो सब कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है, कुछ न कुछ लक्षण जरूर मिल जाता है। हमारे पुराणों में भी कहा गया कि मनु शत्रुपा से पूरा दुनिया बना, मतलब कि ब्रह्मा ने सृष्टि किया तो एक स्त्री एक पुरुष का किया, और उससे फिर पूरा सृष्टि बन गया। तो एक ही खानदान से सारे चले जीव पैदा हुए, चाहे पेड़ पौधे हो, जीव जंतु हो, जानवर हो, सब पैदा हुए। तो सब में कुछ न कुछ सिमिलरिटीज हुआ ना, एक खानदान से निकला। तो ऐसे ही साइंस में सेल से माना गया। हम जो है मटेरियल साइंस में अगर देखें केमिस्ट्री में, तो क्या कहा गया कि वो एटम से बना हुआ है, हर चीज़ एटम से बना हुआ है। एटम में क्या होता है, 3 कंस्टिट्यूएंट उसका होता है, क्या क्या, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन जो होता है वो बाहरी कक्षा में मूव करते रहता है, और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन भीतर में रहता है। तो प्रोटॉन की संख्या अगर घट जाए या बढ़ जाए तो वो मेटल या नॉन मेटल जो भी मटेरियल है वो बदल जाएगा। मान लो कि एक एलिमेंट है, एलिमेंट का नाम है Al, क्या नाम है Al। L क्या हुआ, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम जो होता है इसका कितना होता है एटॉमिक नंबर 13, कितना होता है 13। अब 13 हो गया, 13 का मतलब क्या हुआ, इसमें प्रोटॉन 13 है। इसको किसी विधि से बमबारी अल्फा करके, बीटा करके, न्यूट्रॉन जैसे भी करके किए इसका प्रोटॉन को एगो हम डिस्ट्रॉय कर दिए या ऐड कर दिए इसमें। तो अगर ये 13 से 14 हो जाएगा तो एल्युमिनियम नहीं रहेगा, वो मैग्नीशियम बदल जाएगा या सिलिकॉन बदल जाएगा, जो भी है आगे पीछे प्रोटॉन पर निर्भर करता है। ठीक है, उसी तरह से कहा गया कि सब जुड़ा हुआ एक दूसरे से है, मतलब एक ही चीज़ से सब बना है, प्रोटॉन से, न्यूट्रॉन से, इलेक्ट्रॉन से। उसका कंपोजिशन अगर, उसका रेशियो अगर चेंज होगा तो जीव चेंज होता है। मतलब कोई भी चीज़ किसी भी चीज़ में बदल सकता है। एक
और फार्मूला है कंजर्वेशन ऑफ लॉ एनर्जी में। फिजिक्स में क्या सिस्टम है, कहा गया है E=mc²। एक फार्मूला है ना, सुने हो, आइंस्टीन ने दिया है E=mc²। तो कोई भी m है मटेरियल है, और E क्या है एनर्जी, और c क्या है, ये प्रकाश का गति है, ठीक है, ये वेलोसिटी ऑफ लाइट है। तो ये कांस्टेंट हो गया, तो बचा क्या, मास और एनर्जी। कह रहा है कि मास एनर्जी में बदल सकता है, एनर्जी मास में बदल सकता है, हर चीज़ कन्वर्टेबल है। तो दुनिया ऐसा ही हर एक चीज़ से बना होगा तब तो वो बदल सकता है एक दूसरे में। तो ये चीज़ हमको ये समझ में आता है साइंस में या आर्ट्स में कि एक दूसरे से सब रिलेटेड है। इसके बारे में पढ़ने के लिए हम लोग आगे चैप्टर में देखेंगे। 4 चैप्टर इस यूनिट में पढ़ेंगे मुख्य रूप से। चैप्टर 1 में है द लिविंग वर्ल्ड। लिविंग वर्ल्ड में हम जीवित प्राणियों का जो दुनिया है ये क्या है इसको समझेंगे, क्या उसका सिम्टम्स है। दूसरा हम पढ़ेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, बायोलॉजी का कैसे क्लासिफिकेशन हुआ है, कैसे इसको वर्गीकरण किया गया है, बांटा गया है। और बांटा जो गया है उसमें से मुख्य जो है वो है प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम। ये अलग अलग चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। प्लांट किंगडम में प्लांट का साम्राज्य है, कितने प्रकार के प्लांट होते हैं, कैसे वर्गीकरण किया गया उसको। और चौथे चैप्टर में एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे। इन सब पर काम करने वाले एक साइंटिस्ट हैं अर्नेस्ट मायर, ठीक है। इनके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बुक में दिया हुआ है, हम लोग देख लेते हैं। वो क्या है, इसको हटा दें यहाँ पर से। 5 जुलाई 1904 1904 से 1904 से 2004 तक, यानी पूरा का पूरा 100 साल इनका आयु रहा। जीवन काल जो है इनका 100 साल का रहा। 100 साल में इन्होंने 80 वर्ष का इनका मुख्य रूप से करियर हुआ एक्टिव। लोग 15-20 साल के बाद काम करता है लोग, तो 80 साल का इनका करियर है। क्या क्या है ये, कहाँ से है, कैम्पटन जर्मनी के ये थे, यही इनका जन्म हुआ था। ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी एक फेमस है जर्मन का, ठीक है, उसके ये इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट थे। बायोलॉजी के ये बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। और इवोल्यूशनरी मतलब विकासवाद, नया सोच देने वाले, नया खोज करने वाले ये अर्नेस्ट मायर जो है साइंटिस्ट थे। कहाँ के, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के। इनको कहा गया, क्या कहा गया इनको, द डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी का डार्विन कहा गया इनको। किनको, अर्नेस्ट मायर को। सब पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव में। 1 ऑफ द 100 ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑफ ऑल टाइम, जितने भी साइंटिस्ट हुए हैं उसमें से 100 अगर हम टॉप मोस्ट साइंटिस्ट का कलेक्शन करें तो उसमें 100 में ये भी आते हैं, इतने विद्वान थे ये। फैकल्टी ऑफ आर्ट्स एंड साइंसेस, ये प्रोफेसर भी रहे थे इसी यूनिवर्सिटी में, इस यूनिवर्सिटी से पढ़े थे और यहाँ भी ये प्रोफेसर रहे। प्रोफेसर किस चीज़ का रहे, ये आर्ट्स का भी रहे और साइंस का भी रहे। यहाँ साइंस और आर्ट्स अलग अलग नहीं था। इतना विद्वान थे ये कि इनको आर्ट्स का भी नॉलेज था और साइंस का भी नॉलेज था। 1953 से 1975 तक ये वहाँ पर जॉब किए और 1975 में रिटायर्ड हुए। रिटायर्ड होकर के मतलब अंतिम समय तक उन्होंने वहाँ पर काम किया। एज्यूमिंग द टाइटिल, इनको एक टाइटिल मिला, अलेक्जेंडर एगासिज प्रोफेसर ऑफ जूलॉजी एमेरिटस। जूलॉजी बायोलॉजी में ये इनका ख्याति प्राप्त ये विद्वान थे, इसलिए इनको ये टाइटिल मिला है। रिसर्च फील्ड, इन्होंने जो अपने जीवन काल में रिसर्च किया है, किस चीज़ों पर इन्होंने अध्ययन विशेष रूप से अध्ययन किया है, वो उसको कहते हैं रिसर्च। तो उसका टॉपिक क्या क्या है, क्या क्या फील्ड है, तो वो फील्ड है ऑर्निथोलॉजी, टैक्सोनॉमी, जू जियोग्राफी, इवोल्यूशन, सिस्टमेटिक्स, हिस्ट्री एंड फिलॉसफी ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी का इतिहास और दर्शन, क्या सिद्धांत है उसका, क्या इतिहास रहा है वो। सिस्टमेटिक्स, वर्गीकरण को पढ़ना सिस्टम से। इवोल्यूशन, विकासवाद पर भी इनका ध्यान है। जू जियोग्राफी, धरती पर जीवों का क्या ग्राफी है उसको पढ़ना। टैक्सोनॉमी, वर्गीकरण को पढ़ना। और ऑर्निथोलॉजी, ये पक्षी विज्ञान को पढ़ना। इस तरह के अलग अलग फील्ड में इनका काम हुआ है, बहुत विद्वान थे ये। मेड, इन्होंने एक चीज़ बनाया, क्या बनाया, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज डाइवर्सिटी। स्पीसीज जो होते हैं, जातियाँ जो होती है, उनका ओरिजिन जो है, सोर्स जो है, उसमें भी डाइवर्सिटी होता है, विभिन्नता होती है। उनका ये इनका ही सिद्धांत था वो।
अवार्ड, इनको अवार्ड मिला। ये इतना विद्वान थे कि इनके समय में इनको 3 अवार्ड मिले हैं। 3 अवार्ड मिलने के कारण इस अवार्ड को कहा जाता है ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी। ये क्राउन क्या है? ये ताज है। बायोलॉजी का 3 ताज इन्हीं को मिला है। मतलब ऐसे ताज मतलब एक राजा, एक विद्वान बनाने का, इनको मतलब कि रिकॉग्नाइज किया गया कि विद्वान थे। पहला पुरस्कार मिला 1983 में। क्या पुरस्कार था? नाम द बेल्जियन प्राइज। इन 1983 में इसको मिला द इंटरनेशनल प्राइज फॉर बायोलॉजी। बायोलॉजी के लिए इनको अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर पूरी दुनिया में इनको पुरस्कार मिला, वो 1994 में मिला। और द क्रेफोर्ड प्राइज इन 1999, 1999 में इसको क्रेफोर्ड प्राइज मिला। 3 पुरस्कार मुख्य रूप से इनको मिला है। तो इस तरह से हमने इनका परिचय समझा। अगले चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे द लिविंग वर्ल्ड।